हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी का क्यूक रिवीजन पढ़ रहे थे जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं गैर संवैधानिक निकाय पार्ट 2, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करेंगे और राज्य मानवाधिकार के। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में कैग के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बना, जो कि केंद्र में और राज्य दोनों में। ठीक है, ये क्या कहता है, अभी तक सभी भारतीयों ने राज्य मानवाधिकार का गठन नहीं किया। सभी राज्य जो है अभी तक नहीं गठन किया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संचालन को अधिक समावेशी और कुशल बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार की बात करें दोनों की, तो नियुक्ति, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति होती है। समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, फिर स्पीकर यानी लोकसभा, और उप सभापति जो राज्यसभा के होते हैं। और वहीं राज्य मानवाधिकार की बात करें तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश होती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री, विधानसभा में का अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है, अगर विधान परिषद वाले राज्यों में अगर परिषद के सभापति और विपक्ष के नेता भी सदस्य होंगे, अगर विधान परिषद रहा तो उसके सभापति और विपक्ष के नेता भी मौजूद रहते हैं। ठीक है, अगर संरचना की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में अध्यक्ष जो होता है मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश होते हैं, और दूसरा कहता है एक सदस्य वो होता है जो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या रहा हो या हो। ठीक है, और तीसरा सदस्य वो होता है मानवाधिकार के संबंधित मामलों के ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाला, जिसमें से एक महिला होना चाहिए ही। ठीक है, अगर पदेन सदस्य की बात करें तो जो राष्ट्रीय SC/ST आयोग और OBC आयोग के अध्यक्ष या और दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त भी होते हैं। ठीक है, और अगर राज्य मानवाधिकार की बात करें तो अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं, और सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश जो न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव और मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, अगला बात करते हैं वेतन, भत्ते और पेंशन की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में क्या होता है, केंद्र द्वारा निर्धारित होता है, और राज्य मानवाधिकार में राज्य द्वारा। सेवा शर्त की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार दोनों सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, और राज्य मानवाधिकार में भी वही सेम। अगर त्याग पत्र की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है, और राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, पुनर्नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार दोनों के सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार के कार्य क्या होते हैं, तो किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही की जांच या स्वतः संज्ञान हो लेते हुए या किसी याचिका पर करना। ठीक है, अगर कार्रवाई में हस्तक्षेप, उदाहरण अदालत में लंबित मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप पर भी, अगर जेलों और नज़रबंदी स्थलों में रहन सहन की स्थिति
का अध्ययन करने और इस संबंध में सिफारिश करने के लिए एक जगह का दौरा करना होता है। मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी रक्षा उपाय की समीक्षा करना, आतंकवाद के कृत्यों सहित उन कारकों की समीक्षा करना जो मानवाधिकार को बाधित करते हैं। ठीक है, आतंकवाद के बाद नीतिगत मामलों पर सरकार को सिफारिश करने के लिए मानवाधिकारों पर इनसे संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अध्ययन करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना या और उसे बढ़ावा देना, लोगों के बीच मानवाधिकारों के विषय में साक्षरता का प्रसार और जागरूकता को बढ़ावा देना, यही सब मानवाधिकार के काम है। मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रयास को प्रोत्साहन देना और ऐसे कार्यों करना जिनसे मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे, और केंद्र सरकार को वार्षिक और विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है, यही है मानवाधिकार का कार्य। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। हालांकि यदि इस तरह के किसी मामले से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य वैधानिक आयोग जांच की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार उस मामले की जांच नहीं करता है। ठीक है, पद से हटाया जाना, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्य और या फिर राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष या सदस्य को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो या तो वो दिवालिया घोषित हो जाए या अपने पद के कार्यकाल के दौरान पद के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान और वाले रोजगार का संलग्न यानी किसी और भी रोजगार में संलग्न हो जाए, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ जो होता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे घोषित किया जाए, ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए और कारावास की सुनवाई की जाती है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिकता और अधमता शामिल हो, या सिद्धि कदाचार या क्षमता के आधार पर राष्ट्रपति को मामला की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजना होगा। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद उस पद से हटाए जाने के कारण को सही ठहराता है और ऐसी ही सलाह देता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब लोकपाल और लोक नियुक्त की बात करते हैं, लोकायुक्त की। ठीक है, तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 बना जो कि कुछ लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटाने के लिए। ठीक है, जो कि लोकपाल होता है केंद्र में और लोकायुक्त होता है राज्य में। यह अधिनियम जो है 2013 का में पूरे भारत में लागू हुआ। यह भारत सरकार के अंदर और बाहर लोक सेवकों पर लागू होता है। लोकायुक्त की स्थापना, गठन या नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार और लोकपाल और लोक नियुक्ति अधिनियम 2013 की शुरुआत की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर की जाएगी। लोकपाल की अगर संरचना की बात करें तो अध्यक्ष जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य? 8, जो कि 50% न्यायिक सदस्य होते हैं और 50% अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं से होती है। ठीक है, 8 सदस्य में 50 न्यायिक सदस्य होते हैं और 50 में ये सब। नियुक्ति के 2 चरण होते हैं। पहला, खोज समिति। खोज समिति में क्या होता है? चयन समिति के समक्ष नामों की सूची की सिफारिश की जाती है। ठीक है। दूसरा, सिलेक्शन समिति। इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कोई दूसरा न्यायाधीश, ठीक है, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद
के अन्य सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, चयन समिति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं होती है। अपवाद, कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होता है यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसका कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक न हो, तब नियुक्त हो सकता है। ठीक है, पद छोड़ने के बाद नियोजन में प्रतिबंध क्या होता है? तो किसी भी राजनयिक पद या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के रूप में नियुक्ति आदि पर लाभ के किसी अन्य पद पर प्रभावी नियोजन और पद त्याग की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर कोई भी चुनाव जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, नगरपालिका, पंचायत लड़ने पर, ठीक है, तब पद छोड़ने के बाद नियोजन पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, पद से हटाया जाना यानी राष्ट्रपति के द्वारा पहला तो ये दिवालिया घोषित हो जाए, अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने ऐसे कर्तव्यों को बाहर या रोजगार में संलग्न हो। ठीक है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण, और तीसरा दुर्व्यवहार के आधार पर जो कि उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट देता है। इसके लिए याचिका पर कम से कम 100 सांसदों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। लोकपाल का क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार का कोई मंत्री या संसद के सदस्य, साथ ही केंद्र सरकार के समूह जैसे ABC या RD अधिकारी, ये सब होते हैं। ठीक है, क्षेत्राधिकार। दूसरा, संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित किसी भी बोर्ड या निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्यों के अधिकारी की और निर्देशक, कोई भी सोसाइटी या ट्रस्ट का निकाय जो 10 लाख से ऊपर का विदेशी अंशदान प्राप्त करता हो, उसका क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए अपवाद क्या है? तो लोकपाल द्वारा कोई जांच नहीं यदि आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के संबंध में हो। दूसरा, शिकायतों की जांच तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि लोकपाल की संपूर्ण पीठ जांच शुरू करने पर विचार न करे और कम से कम 2/3 सदस्यों इसे मंजूरी न दें। तीसरा, जांच कैमरे में आयोजित की जाएगी। और चौथा, यदि लोकपाल को लगता है कि शिकायत खारिज करने योग्य है तो जांच के रिकॉर्ड को न तो प्रकाशित और न ही किसी को उपबंध कराया जाना चाहिए। ठीक है, वेतन और भत्ते और सेवा शर्तें की बात करें तो अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश का समान होता है और अन्य सदस्यों के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ठीक है, एक CGI के समान और एक अन्य जस्टिस के समान। व्यय जो होता है संचित निधि पर भारित होता है। अब कार्यकाल की बात करें तो लोकपाल द्वारा CBI को भेजे गए मामले जैसे अधीक्षण और निर्देश की शक्ति, इन मामलों की जांच कर रहे CBI के अधिकारियों के हस्तांतरण के लिए लोकपाल की मंजूरी आवश्यक होगी। इसकी 2 शाखाएं होती है, एक पूछताछ शाखा है जिसमें प्रारंभिक जांच के लिए होता है और दूसरा अभियोजन शाखा जो लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने हेतु होता है। तीसरा, CBI के लिए समय सीमा जो कि पूछताछ पूरी करना 60 दिन में और जांच पूरी करना 6 महीने में। CBI के लिखित अनुरोध पर लोकपाल द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, CBI अगर लिखित अनुरोध देता है तो लोकपाल द्वारा बढ़ा सकता है। लोकपाल के पास संपत्ति कुर्क करने या जब्त करने की शक्ति होती है। लोकपाल द्वारा निर्देशित मामलों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना और संसद के समझ प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, मुद्दे की अगर बात करें तो पहला, पूछताछ और जांच के लिए पूर्व मंजूरी की कोई शक्ति नहीं है। दूसरा, अपराध किए जाने की तारीख से 7 साल बाद की गई
किसी शिकायत का जांच नहीं, और तीसरा स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल हम बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। ठीक है, इसका विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।